अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा, और इस डिस्कशन में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद होते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ इस डिस्कशन में मज़हर बरलास साहब भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। मज़हर बरलास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 पल पल बदलती हुई सूरत हाल, ज़्यादा जो डिस्कशन में है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। PTI का इंतखाबी निशान कुछ रोज़ कबल पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल करके PTI का इंतखाबी निशान जो है उसको बहाल कर दिया था। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उसी अदालत में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। और पेशावर हाई कोर्ट के आज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला बहाल कर दिया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से अपने इंतखाबी निशान बैट से महरूम हो गई है। और अब PTI ने यह ऐलान किया है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से PTI को क्या उम्मीदें हैं? क्या बैट वापस आ सकेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ ना मिला तो PTI की अगली हिकमत अमली क्या होगी? क्या मुश्किलात में घिरी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा डेंट जो है उसको बर्दाश्त कर पाएगी? और इंतखाबी निशान का छिन जाना जो है वो वोटर्स पर किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? प्लान B और C क्या होगा, और वो काम कर पाएगा या नहीं? माजी में जब इस तरह के इश्यूज हुए तब पार्टीज़ को इसका क्या नुकसान हुआ? इन तमाम इश्यूज पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो देखते हैं, फिर वापस आते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नुखैज़ साहब, अभी हम ये रिपोर्ट जो देख रहे थे, यकीनन आपने भी देखी है। अगर बल्ला ना मिला तो जाहिर है मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पर जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ हमने पहले भी इसके ऊपर ये डिस्कशन की थी कि इंतखाबी निशान किसी भी पार्टी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस का जो है वो हामिल होता है। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये डेंट बर्दाश्त कर पाएगी PTI? बहुत शुक्रिया सुमेरा। एक ही अदालत के दो फैसले आए हैं। पहले में उन्होंने निशान वापस कर दिया था, दूसरे में उन्होंने निशान ख़त्म कर दिया, और अब मामला जाएगा तीसरी अदालत में जी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन ये जो आपने कहा कि कितना अहम होता है और कितनी ज़रूरत होती है निशान की जी, इस बारे में पार्टी को पहले सोचना चाहिए था ना। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए थे उनमें बेकायदगियाँ ना की जाती और उनमें इस तरह के काम ना किए जाते जिससे बल्ले का निशान छीनने का खतरा था, तो आज बल्ला उनके पास होता। सो ये कहना कि जी इसमें सारा कसूर मुखालफिन का है या सारा कसूर इंतज़ामिया का है या सारा कसूर किसी इदारे का है, ये ज़्यादती होगी। क्योंकि इसी तरह के मामलात हो रहे हैं जिसमें आपके कागजात नामजदगी जो जमा कराए गए उनमें बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि जी वो देखें उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, उन्होंने तायद कुनिंदा को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने तजवीज़ कुनिंदा को गिरफ्तार कर लिया। तो आपके तायद कुनिंदा अगर मुजरिम होंगे, किसी केस में मतलूब होंगे और वो आपको तजवीज़ करेंगे उम्मीदवार, उनको पकड़ा ही जाना है। या आपके तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा किसी दूसरे हलके के होंगे तो उन्होंने जाहिर बात है आपके कागजात ने रिजेक्ट ही होना है। ठीक है। सो ये जो बेकायदगियाँ होती हैं इनको भी नज़र में रखें। कोई ना कोई जो वजह होती है जो लिखी जाती है और उस वजह पे ही किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं। बल्ले वाली भी वजह यही हुई। लेकिन ये ठीक है कि अदालत ने आज रिलीफ भी दिया उन लोगों को जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। उस पर उन्होंने आरोज़ को कुछ बातें भी सुनाई हैं कि छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देनी चाहिए थी, लिहाजा अदालतें अपना काम कर रही हैं। अब ये जो बल्ले का निशान है ये अगर जाता है तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस जगह पे हर उम्मीदवार के लिए इनका मुख्तलिफ निशान होगा। सही। बैरिस्टर साहब तो कह रहे हैं हमें कोई और निशान दे दिया जाए, ये मुझे पता नहीं कि अदालत उनकी ये बात मानती है या लेकिन अगर हर उम्मीदवार को मुख्तलिफ निशान दिया गया, और दिलचस्प बात आपको ये बताऊं सुमेरा जी जी कि अपने निशान के हवाले से पीपल्स पार्टी भी खदशात का इजहार कर रही है इन इलेक्शन। जी 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 उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी है कि हमारा जो तीर का निशान है उसके साथ मिलते जुलते निशान ना किसी को दिए जाए। सही। मसलन बाल पॉइंट का निशान, भी बहुत इम्पैक्ट करती है। बाल पॉइंट, पेन का निशान, कोई ऐसी चीज, सुए का निशान, कोई ऐसा जिससे तासुर ये मिले कि शायद ये तीर का निशान। हाँ जी बिल्कुल। तो इस हवाले से देखे ना इस हद तक वो उसका दिफा कर रहे हैं अपने इंतखाबी निशान का। तो मेरा ख्याल है कि पार्टियों को, खसूसन PTI को
ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले ही इस बारीकी की तरफ सोचना चाहिए था कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कोई ऐसा लूप होल्स ना छोड़ें जिसकी वजह से बाद में उन्हें परेशानी। ये वैसे इत्तेफाक की बात ही है कि हर पॉइंट पे लूप होल छोड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बौखलाए हुए हैं ना, इसलिए हो जाता है लोग। बड़ला साहब, एक ही अदालत से 2 मुख्तलिफ फैसले, ट्रेंड नहीं चल पड़ा आजकल ये? देखिए, पीटीआई की जो सियासत है वो आजकल कभी खुशी कभी गम वाली कैफियत से गुजर रही है। जी। आज उनको एक तरह से खुशी भी मिली कि उनके कई मुस्तरदशुदा जो कागजात थे वो बहाल हो गए, लेकिन साथ उनको बल्ले का निशान छीनने वाली बात भी सामने आ गई जो ज़ाहिर है उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। एक तो ये है कि सिंगल बेंच ने निशान बहाल किया था, सिंगल बेंच ने वो स्टे जो है वो खारिज करके निशान जो है वो छीन लिया है। ठीक है। तो अगर हम निशान पे गौर करें ना, देखिए ये ज़रूरी नहीं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में गड़बड़ हो या ये वो। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 70 के इलेक्शन का हम बड़ा चर्चा सुनते हैं कि बड़े शानदार इलेक्शन हुए, आज़ादाना, शफाफ, मुनसफाना। बड़ला साहब, कता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी, आपकी बात को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम चूँकि बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की और पेशावर हाई कोर्ट की, तो सीनियर कानूनदान है शखावर साहब, उनको हमने लाइन पे लिया है, हम बात करते हैं। शखावर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। कहिएगा, अब पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया, रिलीफ मिल पाएगा आपको लगता है? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाया तो जा सकता है कि अगर उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है पेशावर हाई कोर्ट में, पहले उनको एक इंटरिम रिलीफ मिला, फिर उसके नजरसानी की दरखास्त पर एक और सिंगल बेंच ने वो इंटरिम रिलीफ जो है वापस ले लिया जी। लेकिन अब देखना ये है कि वो जो पहले सिंगल जज ने इस पिटीशन को 9 जनवरी को जो है वो चीफ जस्टिस को लिखा था कि वो डिवीजन बेंच के सामने 2 जजेस के सामने इसको रखें और फिर वो उसको आगे उसकी जो है प्रोसीडिंग्स करे। जी जी। तो अब देखना ये है कि अगर वो मैटर पेंडिंग है अभी भी पेशावर हाई कोर्ट में और 9 तारीख को उसको डिवीजन बेंच सुनेगा, तो ऐसी सूरत में मुश्किल हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस करे। वो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि आपके सामने जो पिटीशन है पेशावर हाई कोर्ट में, उनसे तवक्को की जाती है कि वो उसका जल्द अज जल्द फैसला कर दे। नॉर्मली इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होता है या जो इंटरम ऑर्डर होता है उस पर नॉर्मली इंटरफेरेंस नहीं करती जब तक कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ना हो। अच्छा शाह साहब, एक गुजारिश है कि ये जो गौहर साहब बार बार फरमा रहे हैं कि जी हमसे बल्ला अगर ले लिया गया तो हमें कोई और निशान मिल जाएगा, ऐसा मुमकिन है? देखिए, मुमकिन तो तभी है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इनलिस्टेड हो। इनलिस्टेड तो खैर अभी भी है वो, लेकिन वो चूंकि उन्होंने एक जो मैंडेटरी प्रोविजन है इलेक्शन करवाने की, और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है वो कोई इलेक्शन कमीशन ने उसकी कोई जो है ना वो क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं किया होता, वो खुद ही पार्टी ने किया। जो पार्टी का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो इलेक्शन कमीशन के पास होता है, उसमें जो तरीकाकार दिया होता है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, उसके मुताबिक इलेक्शन कराना जरूरी होते हैं। और ये जो उनको जो है उस इलेक्शंस को जो मुस्तरद किया गया है वो इसी टच टोन पे किया है कि वो उस तरीकाकार को फॉलो नहीं किया गया, वो प्रोसीजर जो खुद उन्होंने बनाया था अपने आइन में। तो अब जब उनका जो असल जो है इंतखाबी निशान बैट वो अगर ले लिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि पोजीशन उनकी अभी भी वही है, तो उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुतबादिल जो है इंतखाबी निशान मिल सकता है। वो उसके इम्कानात यही हैं कि अगर ये पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर कोई ऐसा फैसला न दिया, या इवन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसके बाद अगर उनका वो इंतखाबी निशान बहाल कर दिया, उसके बाद अगर न किया, तो फिर वो उनके जितने उम्मीदवारान हैं वो फिर अपने आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और सबको अलग अलग इंतखाबी निशान अलॉट होगा। शाह साहब ये फरमाइएगा, पार्टी का निशान अगर नहीं तो क्या पार्टी बरकरार समझी जाएगी? पार्टी तो इनलिस्टमेंट है। देखिए, पार्टी तो डिसॉल्व नहीं हुई। पार्टी के डिसोल्यूशन का जो है वो एक अलग तरीकाकार है जो आइन में दर्ज है। इससे ये नहीं समझा जाएगा कि वो पार्टी जो है वो डिसॉल्व हो गई है या उनकी इनलिस्टमेंट खत्म हो गई है। अब सिर्फ ये है कि जो हमारे इलेक्शन के कवानीन है और उनके रूल्स हैं
उसमें कुछ ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर वो पूरी ना हो तो पार्टी जो है वो इंतखाबी निशान लेने से महरूम हो जाती है। तो ये पीटीआई के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अच्छा शेखावर साहब, आज की जो पेशावर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई, आगाज ही इस सवाल से हुआ क्योंकि नजरसानी दरख्वास्त थी, तो उस पर कहा गया वकील साहब की तरफ से कि क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? आपकी क्या राय है इस पे, आ सकता है इलेक्शन कमीशन? देखिए, हमने माजी में देखा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ चूंकि वो कोई रेमेडी एज सच नहीं होती जब तक कुछ ऐसे फैसले हैं इलेक्शन कमीशन के जैसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के होते हैं, जी जी, उनकी अपील जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाकी जो इंतजामी फैसले हैं, अंदरूनी फैसले हैं, उनके खिलाफ अगर कोई राइट ऑफ अपील नहीं है तो फिर आईनी दरखास्त ही जो हाई कोर्ट में उस पर दाखिल की जा सकती है आर्टिकल 199 के तहत, और ये होता आया है। और इस पे हमेशा इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि अगर एक इलेक्शन कमीशन ने एज अ होल एक फैसला किया इंतजामी और वो फिर चैलेंज हो जाता है हाई कोर्ट्स में और वो सिंगल जज जो है उसका ऑपरेशन सस्पेंड कर देते हैं, इख्तियार जरूर रखते हैं वो। लेकिन ऐसी सूरत में कि अगर एक पिटीशन ऐसी है जिसमें एक अबूरी हुक्म मांगा गया है और वो ऐसा अबूरी हुक्म अगर दे दिया जाए तो वो पिटीशन के मंजूर होने के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट में भी ऐसे ही हुआ कि चूंकि उनकी प्ली ही यही थी कि उनको इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किया जाए और इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है उसको सेट असाइड किया जाए, तो उसमें इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर उन्होंने ये अबूरी रिलीफ दे दिया जो कि ये अमाउंट करता है कि वो उन्होंने अबूरी हुक्म में पूरी पिटीशन का ही फैसला कर दिया। बिल्कुल सही। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो अक्सर हाई कोर्ट्स गुरेज करती है चीजों से, और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से जो नजरसानी की दरखास्त जो थी इस फैसले के खिलाफ इसलिए वो मंजूर हुई है कि उसमें इलेक्शन कमीशन जो एक फरीक था उसमें उसको सुना ही नहीं गया था। सुना नहीं गया था, बिल्कुल ठीक है। शेखावर साहब बहुत शुक्रिया तफसीलन इसके ऊपर बात करने के लिए। जी बड़ला साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा, ये गुजारिश ये है कि एक तो शाह साहब की बात जो कि अभी ख़त्म हुई है तो इस पे बात कर लें थोड़ी सी, तो मैं फिर वहीं से शुरू करता हूँ। शाह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, मुझे गौहर खान साहब की समझ नहीं आती कि जब आपका निशान छीना गया है तो फिर आपको भी दूसरा निशान वो क्यों दे, फिर वही रहने देते। एक सादा सी बात है जो उनको समझ नहीं आ रही, और पता नहीं कौन से कानून के तहत वो फरमा रहे हैं। एक बिल्कुल सादा सिंपल बात है जो गौहर अली खान को समझ नहीं आ रही कि भाई जब आपका एक निशान उन्होंने छीन लिया है, नहीं आपको अलाट किया, तो आपको कोई दूसरा निशान क्यों अलाट करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं जी बात कर रहा था 1970 की। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो जीतने वाली पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी का निशान तलवार था और जो ईस्ट पाकिस्तान में जीती उनका निशान कश्ती था। अब 1977 का इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक नौजमाती इत्तेहाद बना जी, जिसमें ये जमात इस्लामी और राइट विंग की बहुत सी जमातें थी, मुस्लिम लीग भी थी, मौलाना फजल रहमान साहब की, ये सारी पार्टियां थी। इनका निशान हल था और पीपल्स पार्टी का तलवार। सही। फिर 85 में इलेक्शन गैर जमाती हुए, लेकिन जब 88 में इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी को तलवार की बजाय तीर का निशान मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई इंट्रा पार्टी की बहस नहीं हुई, बस तीर देना है जी, तीर दे दिया। इसी तरह जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना 88 में और ऑलमोस्ट वही पार्टियां थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो 77 में थी। सही। तो उनको निशान मिला साइकिल। अच्छा, साइकिल फिर मुस्लिम लीग नून काबज हो गई, उसके बाद साइकिल के निशान पर उन्होंने कहा जी हमारा है, ठीक है, बाकी पार्टियों की छुट्टी हो गई। लेकिन जब 2002 का इलेक्शन आया तो साइकिल का निशान चौधरी शुजात वाली जो मुस्लिम लीग थी, यानी कायदे आज़म मुस्लिम लीग, उन्होंने संभाल लिया। और किसी इंट्रा पार्टी का इलेक्शन का बहाना किए बगैर मुस्लिम लीग नून से वो निशान छीन लिया गया। फिर उन्होंने मुतबादल निशान लिया शेर। अब ये नई सूरत हाल पैदा हो गई है। ये सूरत हाल नून लीग के साथ सेनेट इलेक्शन में पेश आई थी, लेकिन सेनेट का इलेक्शन चूंकि बहुत महदूद होता है बिल्कुल ऐसे। और उसमें मेंबरान ही ने वोट करना होता है। ठीक हो गया। तो जब मियाँ साहब नाहिल हुए
तो उस वक्त उन्होंने सेनेट के जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग के, नून के, उनको आज़ाद हसीयत में कर दिया था। बिल्कुल ठीक लेकिन यहाँ चूंकि जनरल इलेक्शन का मरहला है, इसमें तो बेशुमार वोटर्स हैं, 25 करोड़ लोग हैं जिनका इलेक्शन हो रहा है, पूरे मुल्क का इलेक्शन हो रहा है, सूबों का भी, मरकज का भी। बिल्कुल सही तो है। ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन जो बात शाह जी ने फरमाई है कि अभी देखिए उनके डिविजनल बेंच वाला मरहला आना है अभी। हो सकता है 9 कोर्ट, जनवरी सुप्रीम कोर्ट कहे जी पहले उधर से भुगत के आए। हाँ जी बिल्कुल तो सही। कहीं ये ना हो कि इनकी बातें होती रहें अदालतों में। कल भी मैंने अर्ज किया था कि सियासी जंग अदालतों में लड़ी जा रही है, ऐसा ही है, और वो केस लटकता लटकता लटक जाए और सबको निशान भी मिल जाएं, और फिर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जनाब आप तो बैलेट पेपर छप गए हैं, छप चुके हैं। तो ये एक और लड़ाई टाइम भी तो कम है ना। मेरा ख्याल है अदालतों को भी चाहिए कि इसका जो भी फैसला करना है वो जल्दी करें, टाइम कम है ताकि बिल्कुल ऐसे ही। इलेक्शन में तो देखिए 35 रोज रह गए हैं हाँ सारे, जी बिल्कुल। और अभी तक इलेक्शन का माहौल भी नहीं बन सका। अभी तक लोगों की अभी तक सिर्फ समातें हो रही हैं, कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं अभी तो। नुक़े साहब अच्छा एक बात में, सॉरी इसमें आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी। अगर उनके सारे उम्मीदवार आजाद खड़े होते हैं पीटीआई के, तो हर एक का दावा ये होगा कि मैं ही असल पीटीआई का उम्मीदवार, बिल्कुल ठीक है ना। एक एक हल्के से उनके काफी सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा 5-5, 10-10, 20-20 से ज्यादा भी हैं। अच्छा, उस उम्मीद कैसे पता चलेगा? अभी तो पार्टी टिकट देती है ना जिसके पास निशान होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो वहां ये मसला हो जाएगा, एक के पास कोई एक निशान है, किसी के पास कश्ती का निशान है, किसी के पास नलके का निशान है, कोई पेन के निशान पे है, तो किसका निशान माना जाएगा? लोग जो पीटीआई को वोट देने वाला वोटर है वो किस निशान पे वोट देगा? ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बिल्कुल। तो नुक़े साहब फिर इसमें जो पार्टी टिकट्स देती है वो किस तरह से हैंडल? नहीं, वो तो टिकट्स तो दिए नहीं जा सकते ना, पार्टी बस यही हो सकता है कि जो उम्मीदवार है उसके पास कोई ऐसी निशानी पार्टी दे कि वो लोगों को यकीन दिला सके कि यार मैं, इस तरह तो बहुत सारे उम्मीदवार होंगे। अनाउंसमेंट कर दे, पार्टी एक लेटर जारी कर दे कि जी इस हल्के में ये हमारा। इसका एक हल हो सकता है। जी जी देखिए, एक हाल तो ये है ना जिस पे आप बहस कर रहे हैं, एक दो हाल और भी हमने पहले भी डिस्कस किए कि जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके टिकट जारी करा दिए जाएं और निशान उनका एक हो जाए, जैसे कलम दुआत है, जैसे खैमा है। लेकिन ये जो तीसरी सिचुएशन है कि अगर वो नहीं ये काम करते पीटीआई के और उनके उम्मीदवार आज़ाद खड़ा होते हैं और हर हल्के में ज़ाहिर है उनको अलग से निशान अलाट होगा, तो उसका एक हल वो निकाल ये सकते हैं कि पीटीआई अपने पैड पे या अपनी अनाउंसमेंट के तहत कहे कि फ़लाँ हल्के में जो गिलास के निशान पे इलेक्शन लड़ रहा है वो हमारा उम्मीदवार है, यही बात कर रहा हूं, और फलां हल्के से जो बेलचे के निशान पे है वो भी हमारा उम्मीदवार है। तो कोई एक लेटर वो शायद जारी करें कि पीटीआई उसको सपोर्ट करती है। ठीक हो गया, ये लेटर जारी हो सकता है, लेकिन बात आ जाती है आम आवाम, लेकिन गड़बड़ होगी। एग्जैक्टली। नुक़े साहब, अभी बरलास साहब ने बताया, हमने पहले भी बड़ी दफा डिस्कस किया है कि माजी में कब कब किस किस पार्टी के निशानात जो हैं वो चेंज हुए। मैं उनकी मुश्किलात जानना चाह रही हूँ कि जब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल की अगर हम बात करते हैं तो हम आम जो वोटर है उससे हम पूछते हैं कि जी आपने किसको वोट देना है, तो वो कोई कहता है हमने शेर पे मोहर लगानी, कोई कहता है हमने तीर को वोट देना है, कोई कहता है कि जी हमने बल्ले को वोट कास्ट करना है। तो अब अवाम जो है उसके ऊपर ये इशू जो है वो किस तरह से असरअंदाज होगा जो वोटर है पीटीआई का? अच्छा, वैसे मेरा एक आइडिया है, मैं हमेशा कहता होता हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है, और मैं इस पे पुख्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट कर देगी। नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया कि हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो कह रहे हैं ना, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ कहना जो है ये कुछ दिन बाद ये अनाउंस हो जाएगा कि हम इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक और बड़ा उनके लिए नुकसान होगा, उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मेरे पास मालूमात नहीं है, ये मेरा जाती ख्याल है कि मुझे लगता है कि एंड में आके ये कुछ इस किस्म की हालात चले, अगर इलेक्शन लड़ते भी हैं, बाइकआउट नहीं भी करते हैं, तो वोटर पे किस तरह से इंपैक्ट करेगा ये? नहीं, वोटर पे तो इंपैक्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, वोटर को तो समझ नहीं आएगी। एक निशान के ऊपर जो आपका इंतखाबी निशान होता है उस पे आपके नारे बनते हैं, जी जी, वो आपने सिंबल के तौर पे लिया होता है, सिंबल ही है ना जी, इंतखाबी निशान जो है, साइन सिंबल। अच्छा, उस पे आपके नारे बन रहे होते हैं, उसको आपने अपने पोस्टर्स पे लगाया हुआ होता है, और वो निशान ही अगर ना रहे, तो मुझे बताएं, एक आप कह रहे हैं ना, अभी रिपोर्ट में आपने दिखाया कि एक
अनपढ़ वोटर जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ जी, वो निशान को ही देख के वोट दे। आप यकीन करें, पढ़ा लिखा वोटर भी निशान की तरफ जाता है। आप पार्टियों के नाम होंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या बैलेट पेपर पर तहरीक इंसाफ का नाम होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही। होगा तो उसके आगे क्या होगा? नहीं, ऐसी सूरत में तो नहीं होगा। अच्छा, नहीं, वही मैं शाह फरमान साहब से भी यही इसी बाबत पूछ रहा था कि ये क्या पीटीआई का नाम ही नहीं होगा। अच्छा, अगर नाम नहीं होगा, अच्छा फर्ज किया अगर होता है नाम, वो कहते हैं ना पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके आगे क्या निशान होगा? फर्ज किया कोई निशान नहीं होता, हाँ जी, खाली है, एम्प्टी है, तो क्या उस खाली जगह पे मोहर लगाने से वोट कंसीडर होगा वोट या नहीं? वो समझा जाएगा वोट कि खाली अगर नाम को देख के। अब ये कंफ्यूजन है ना, मेरा ख्याल है इस सारी कंफ्यूजन का जवाब सुप्रीम कोर्ट देगी। बिल्कुल, कुछ उनके फैसले से या डिवीजन बेंच के फैसले के बाद भी आगे मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। ठीक है, बड़ला साहब बाइकआउट कर सकती है पीटीआई? मुश्किलात बहुत ज्यादा नहीं, बाइकआउट तो मेरा ख्याल नहीं करेंगे। हो सकता है, देखिए, एक जो वकला है मुख्तलिफ, वो एक दलील दे रहे हैं कि जी उनके इतना वोटर है, बुनियादी तौर पर ये वोटर का निशान छीना जा रहा है, ये एक नई दलील सामने आई है। सही। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत की खातर, अवामन नास के फ़ायदे के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में शरह खानगी का सबको मालूम है कि कितनी है, तो जमहूरियत की खातर और लोगों की खातर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो बल्ले का निशान बहाल कर दे। और बहुत से जो वाकफान हाल हैं उनका ख्याल यही है कि ये जो बल्ले का निशान है ये पीटीआई को मिल जाएगा। अब जो दूसरी सूरत आप डिस्कस कर रही थी, उसमें तो देखिए कंपेन मुश्किल हो जाती है। आपकी इश्तिहारी मुहिम क्या होगी? हाँ जी। आपकी मीडिया मुहिम क्या होगी? आपके स्लोगन्स क्या होंगे? आपके तराने क्या होंगे? बरला साहब, एक और भी बात है, देखें ना, आपने कहा ना कि अगर वो कलम दवात पे जाते हैं, इत्तेहादी जो उनके हैं, तो क्या कलम दवात के इतने उम्मीदवार खड़े हुए हैं हर हल्के से? ये भी बात है ना, ये भी नहीं, वो देखिए जो आजाद उम्मीदवार होते हैं ना, पार्टी टिकट देती है, जब ये सिक्रूटनी, ये सारा अमल मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद एंड में पार्टी टिकट जारी करती है। तो अगर मैं आजाद उम्मीदवार हूँ और मैं वो दे सकते हैं किसी भी पार्टी का, तो मैं आरओ ऑफिस में वोट जमा कराऊंगा, बिल्कुल। तो मुझे उस पार्टी का निशान। अब देखते हैं कि पीटीआई जो है वो कौन से सजेशन है या कौन सा प्लान बी और सी की तरफ जाएगी। हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स गिरफ्तार, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो छिन गए, फिर कागजात मुस्तरद हो गए, फिर तजवीज़ करंदा, तायद करंदा जो हैं उनका गिरफ्तार हो जाना, ये सारी मुश्किलात, लेकिन आपका इंतखाबी निशान ही छिन जाना, ये सबसे बड़ा डेंट है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगले पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे हम लेवल प्लेइंग फील्ड केस की, जिसमें पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई सबूत नहीं जमा करा सके। आज हमने देखा नौखेज़ साहब के चीफ जस्टिस जो थे वो बड़े बरहम थे, वो बड़े बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, सियासी तकरीर ना करें आप यहाँ पर। और सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनके नाम के साथ सरदार लगाने पर भी उन्होंने कहा ये सरदारी निज़ाम है, ये पुराना निज़ाम है, अब इसको छोड़ें आप। तो क्या कहेंगे इन तमाम इशूज़ के ऊपर? अच्छा, उसका जवाब तो लतीफ़ खोसा साहब ने दे दिया कि सरदार चूंकि उनके नाम का हिस्सा है। फिर भी उन्होंने कहा कि छोड़ें अब आप इसको। हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं सुमेरा जिनके नाम जिनके नाम का हिस्सा होता है। माएं प्यार में उनका नाम जज रख देती है। क्या किया जाए, उनका नाम जो रख दिया किसी ने। हाँ जी। नून लीग के एमएन रियाजुल हक जज, नाम होता है ना। मैं तो एक ऐसे साहब को जानता हूँ जिनकी वालदा ने उनका नाम डीएसपी रख दिया था। डीएसपी आगे बशीर। और नौखेज़ साहब सबसे ज्यादा खतरनाक तो ये होगा किसी का नाम अगर डॉक्टर रख दिया। और अच्छा, मैं तो ये सोच रहा हूँ बरला साहब, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, सियासी वर्कर है, बड़े अच्छे शानदार बिजनेसमैन है, सरदार अजहर साहब, उनके नाम के साथ भी सरदार वो क्या करेंगे? ये जो मुस्लिम लीग नून के सदर है खैबर पख्तूनख्वा के, इंजीनियर अमीर मुकाम, तो उनके नाम का हिस्सा इंजीनियर। याद सादिक साहब का पूरा नाम कुछ और है, ठीक है ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो खैर जिसके नाम का हिस्सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सरदार तारक। जी जी, बस वो वही मैं कही ना, आज लगता है चीफ जस्टिस सब किसी गुस्से में थे शायद। दूसरी ये उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब से कहा कि जी इलेक्शन कमीशन में आपने जो अपील की है उसकी कॉपी दें। हाँ जी, ठीक है, वो कॉपी लतीफ़ खोसा साहब के पास नहीं थी। दूसरी बात यह है कि एतजाज़ अहसन साहब हों या लतीफ़ खोसा साहब हों, ये जब अपनी बहस शुरू करते हैं अदालत में, जी जी, उसमें बार बार हवाला घूम फिर के फिर सियासी हो जाता है।
हाँ जी, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा। मैं आपको बताऊं, चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि आप कानून की बात करें तो मैं कानून की बात तो सुनूंगा, दरमियान में आप जो सियासी हवाले ला रहे हैं उससे सारी गुफ्तगू सियासी रंग इख्तियार कर जाती है। बात तो ठीक है उनकी, तो कानूनी बात करते करते अच्छा वो सियासी रंग क्यों इख्तियार कर जाती है? क्योंकि बहरहाल लतीफ खोसा साहब हो, एतजाज हसन साहब हो, है तो एक सियासी जमात को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे उनमें शामिल है, सियासी जमात ज्वाइन की हुई है, लिहाजा वो बात घूम फिर के फिर सियासत की तरफ आ जाती है। यही अभी जिक्र हो रहा था कि अदालतों में फुल सियासी मुकदमात चलने शुरू हो गए हैं, इनसे परहेज होना चाहिए, और इस बारे में चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल सही। बड़ला साहब आप क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें, और फिर कोई भी सबूत नहीं फराम कर सकी, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इलेक्शन तौहीन अदालत हो, आज क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इतने कमज़ोर केस जो है उसको क्यों लड़ा जाता है? क्यों वो अपने सारे सबूत नहीं फराम कर सकते? अपनी जंग को, कानूनी जंग जो है उसको मजबूती से क्यों नहीं लड़ सकते? क्या इश्यूज हैं इनके? असल में उनको बड़ी इस वक्त चुमुखी जंग लड़ना पड़ रही है। कौन सी जंग? चमुखी जंग। चमुखी चार तरफ से, तो वो चार कभी मुखी एक हो, बात संभालते हैं तो फिर दूसरे पे कोई और चीजें खुल जाती हैं, दूसरे को। अच्छा, ये जो वकला आज बहस भी कर रहे थे, हाँ जी, पहली बात तो ये है कि ये वकील हैं, सियासत करते हैं, और सियासी मुकदमात हैं, तो उनमें सियासी बात नहीं होगी तो क्या होगा? जी जी, सियासी बात वहाँ मजबूरन होगी। ठीक है, कानूनी बात करेंगे, लेकिन सियासी बात भी होगी, क्योंकि मुकदमात जो हैं वो सियासत से मुतल्लक हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को ये बातें हजम करनी चाहिए सियासत की। बहुत सी मिसालें दी जाती हैं, अच्छा बहुत से दूसरे मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं कि फ़लाँ मुल्क की सियासत में ये हुआ, फ़लाँ मुल्क में ये हुआ, तो ये हमारी अदालती तारीख़ का एक हिस्सा भी है, एक रवायत भी है कि वहाँ मुख्तलिफ मुकदमात की मिसालें भी दी जाती हैं। बिल्कुल जाहिर है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जो लोग हैं ना, उनको एक तो उनको जो उनकी टीम है लीगल, हाँ जी, उसमें शायद कोई हम मांगी नहीं है, उसकी कमी है। कॉम्पिटेंसी भी नहीं। जो मुख्तलिफ लोग हैं, बहुत से तो वकील हैं, तो मैंने एक दिन किसी से सवाल किया था कि भाई ये इतने वकील हैं, कोई समझ तो आए कि कौन सा वकील है। हाँ जी, तो वकील ने आगे से हंस के जवाब दिया, उसने कहा जी 200 मुकदमा की करिए और वो भी फ्री लड़ना पड़ रहा है। ये भी बात फ्री का तो मुझे नहीं पता लड़ना पड़ रहा है, नहीं, पार्टी का होगा तो फ्री लड़ना पड़ेगा। तो पार्टियों के वकील इसी तरह लड़ते हैं जी, वो फिर पार्टियां उनको इनाम भी तो देती हैं ना, और इनाम के तौर पर उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, वजारतें मिलती हैं, और क्या चाहिए। बिल्कुल सही है। अब मेरा ख्याल है कि ये वकला आइंदा तैयारी से जाएंगे, उनको जो कागजात नहीं मिले, अब कागजात ना मिलना भी एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, कल भी हमने डिस्कस किया था ना कि मुसद्दका कापियां नहीं दी जा रही। अच्छा, जब आप मुसद्दका कापी नहीं देंगे तो आप कहीं अपील ही नहीं कर सकते अगली अदालत में। बिल्कुल तो ये भी है कि अदारों को भी तामर करना चाहिए, जो मुतलका हैं, जो सियासत जहाँ जहाँ हो रही है, जहाँ जहाँ इलेक्शन की बातें हो रही हैं, उन अदारों को तो कम से कम चाहिए कि भाई जो वो कागज मांगते हैं उनको दे, उनका हक है। बिल्कुल सही। अच्छा नुखै साहब, हम थोड़ी सीट एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि जी नून लीग ने ये ऐलान कर दिया है कि पंजाब में वो कोई सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं करेगी, और आज जो खबर है वो हम ये सुन रहे हैं कि काफ लीग जो है वो, खैर वो तो ख्वाहिशमंद है ही है, लेकिन साथ साथ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जो आने वाले जो इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन है, उसमें नून लीग और काफ लीग के दरमियान को सीट एडजस्टमेंट जो है उसमें पेशरफ्त मुतवक्की है। 4 जो है वो कौमी और 8 सूबाई जो नशस्तें हैं उन पर एडजस्टमेंट चाहती है, तो मुमकिन हो सकेगी काफ लीग की ये ख्वाहिश पूरी हो सकेगी? उसमें नहीं, चौधरी सालेक, चौधरी शाफे की जो सीट्स हैं, हाँ जी हाँ जी, उनकी एडजस्टमेंट होने का इम्कान है, और बशीर चीमा साहब की सीट पे भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, उस पे तो नून लीग ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो अभी ये है कि अभी सुनने में आ रहा है कि शायद सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सीट एडजस्टमेंट करना किसकी मजबूरी है, नून लीग की या काफ लीग की? ठीक है, तो नून लीग की तो मजबूरी नहीं है ये, अब वो तो पूरा भरपूर तरीके से इलेक्शन में आना, तो मजबूरी तो हुई काफ लीग की। तो काफ लीग को इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए या इससे पीछे हट जाना चाहिए? जाहिर है फायदा उठाना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि जो नीचे वाला हाथ है वो काफ लीग का है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, ऊपर वाला हाथ नून लीग का है। तो यहाँ पे काफ लीग को समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। क्या होता है, बाज़ औक़ात आपको कुछ लोगों को साथ एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि नून लीग इसके बदले, काफ लीग तो इसके बदले सीटें ले ली, एडजस्टमेंट कर ली, लेट्स सपोज जी जी, नून लीग को इसके बदले क्या मिलेगा? यानी क्या वो सीटें, अगर वो सीट एडजस्टमेंट ना करे तो नून लीग हार जाएगी वहां से?
तब तो कर लेनी चाहिए सीट एडजस्टमेंट। बिल्कुल सही, और अगर उनको लगता है नून लीग को क्या फायदा है? हाँ, नून लीग को क्या फायदा, ये समझ में नहीं आता। वैसे ये बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि सीट एडजस्टमेंट हो, मुझे नहीं लगता। ये एंड तक यही रहेगा, ये चलती रहेंगी बातें, हम कर लेंगे, ये फलाना कर लेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता कि कोई जमात इस जनरल इलेक्शन में, इस खौफनाक सूरत हाल में, जब एक एक सीट के लिए जान के लाले पड़े हुए हैं, कोई महज इसलिए कर ले कि यार एक जमात ने कहा है तो हम उसका सीट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है इसमें कि एक आप हमारे साथ एक हमें दे दे, एक आपको दे देंगे, तो काफ लीग देगी क्या? ठीक है ना, ठीक होगा। तो यूं कहें कि नचोड़ेगी क्या? सही है। अच्छा बड़ला साहब, आपको भी लग रहा है कि ये सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी, और अगर नून लीग सीट एडजस्टमेंट करती भी है पंजाब में भी, तो वो आईपीपी को प्रेफर करेगी या फिर काफ लीग को? नहीं, पहले तो बात ये है जो नुखैज साहब ने बात की है ना कि ऊपर वाला हाथ और नीचे वाला हाथ, तो उसका तो सिंपल सा जवाब है कि चौधरी शुजात के घर कौन लोग गए थे। हाँ जी। तो इसका मतलब है जिसको ज़रूरत थी वही गए थे। अब बहुत सी कुव्वतें पसे पर्दा होती हैं जो इलेक्शन के घोड़े दौड़ा रही होती हैं, उनके इशारों पे भी लोगों को चलना पड़ता है, सियासी पार्टियों को चलना पड़ता है। और जिस पार्टी का मैं हवाला दे रहा हूँ वो तो हमेशा ही ऐसा ही उनका तर्ज अमल रहा है। तो ज़ाहिर है वो गए थे चौधरी शुजात के घर, तो चौधरी शुजात की तो मजबूरी नहीं थी ना, मजबूरी जिसकी थी वो गए और उन्होंने जाकर उनकी बड़ी तारीफ़ें भी की और बड़ी बातें की। लेकिन मैं एक ज़ाती बात करना चाहता हूँ उनके हवाले से। जी जी। देखिए, जब मुशर्रफ का दौर था ना, तो चौधरी शुजात हुसैन ज़ाती हवालों से शरीफ फैमिली को बहुत सपोर्ट करते थे। बल्कि एक इनकी सेनेटर नहीं बन रही थी, सेनेटर सादिया बासी, उसके वोट कम थे। ठीक है। तो सादिया बासी ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया सऊदी अरब में, तो नवाज शरीफ ने कहा कि आप सुबह सवेरे चौधरी शुजात के घर चली जाए। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि चौधरी शुजात मायूस नहीं करेंगे। तो सादिया बासी फिर गई और चौधरी शुजात ने वोट दिलवा दिए थे और सादिया बासी सेनेटर बन गई थी। ठीक हो ये एक मतलब माजी में एक तावन भी रहा उनका। तो मेरा ख्याल है जो वो 2 सीटें ऑफर बार बार कर रहे हैं ना, शायद वो कोई ज़ाती एहसान जो है उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जी जी, जो चौधरी साहब की पार्टी है, देखिए अगर आप उनके सेक्रेटरी जनरल को नज़रअंदाज कर दें, तारक बशीर चीमा को, तो तारक बशीर चीमा ही तो वो शख्सियत थे जिन्होंने रजीम चेंज में बड़ा किरदार अदा किया था और वो आगे आगे थे। वरना उनकी वजह से चौधरी बरादरान तकसीम हुए, उनका घर टूटा, तो आज उस बंदे को नज़रअंदाज कर दिया जाए, मेरा नहीं ख्याल कि वो नज़रअंदाज हो पाएंगे। अगरचे नून लीग ने नुखैज साहब बता रहे हैं कि उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, तो फिर इसका मतलब है कि रजीम चेंज के वक्त सऊद मजीद साहब इसका, चलो अच्छी बात है, सऊद को टिकट मिल गया, बहुत अच्छी बात। ये जो है तारक बशीर चीमा, इसका मतलब है कि उन्होंने और चौधरी शुजात हुसैन ने रजीम चेंज के वक्त बहुत घाटे का सौदा किया था और राजा रियाज ने बहुत अच्छा सौदा कर लिया था और शेर वसीर ने बहुत अच्छा सौदा कर लिया था। तो ये अभी इनकी सौदाकारी पे शक होना चाहिए ना। और चौधरी साहब अपनी बाकी पार्टी को कहाँ फेंकेंगे? अब उनके दोनों बेटों को अगर टिकट मिल जाए तो उन पे ये इल्जाम बहुत बुरे तरीके से आएगा कि उन्होंने अपने बेटों की खातर सारी पार्टी को कुर्बान कर दिया। सारी पार्टी किसी एक पार्टी में मर्ज भी हो सकती है बरला साहब, वो हो सकती है, ठीक है ना, हो सकती है, वो सारी पार्टी उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा ना। और ये जो बात है ना, ये जो आपने कहा कि वो मेरा ख्याल मर्ज नहीं करेंगे, नहीं, वो उससे मैं बता रहा हूँ ना, उसकी वजह ये है कि ये जो मुलाकात हुई थी ये भी इसी सिलसिले में थी। जैसे, और मुलाकात का मतलब ये नहीं होता जिसको जरूरत होती है वो जाता है। पीटीआई वाले जब मौलाना फजलुर रहमान से पिछले दिनों मिल के आए हैं, उसकी क्या वजह थी? वो तो उन्होंने वजह बता दी थी ना, इन्होंने तो वजह यही बताई ना कि सियासी मुलाकात है। नहीं, जरूरी नहीं होता जो वजह बताई जाए वही हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये, मेरा समझना ये है कि ये पार्टी जो काफ लीग है, ये अब शायद मुस्लिम लीग नून एक ही बनने जा रही है। अच्छा, ओके, पॉसिबिलिटी, मसाइल का हाल इसी में नजर आता है। ना भी बनने जा रही हो तो उनको मशवरा ये एग्री करता हूँ जी। हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं। मेरी चौधरी शुजात साहब से बड़ी पुरानी यादल है
तो मुझे नहीं लगता कि वो पार्टिज्म करें, वो पार्टी अलग शिनाख्त रखेंगे, अलग सही से रहेंगे। ठीक हो। अच्छा बड़ला साहब, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं डेली बेसिस पे, हम लोग भी और बाकी चैनल्स पे भी, हमारे भी यहाँ पर जितनी भी प्रोग्रामिंग की स्लॉट्स है यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जो भी पार्टीज़ के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अदालतों में जो डिस्कस हो रही है, इलेक्शन कमीशन की बातें हैं, सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ, लेकिन वो गहमा गहमी, वो जो इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ होती हैं उनका आगाज बड़ला साहब अभी तक नहीं हो सका। ये सारे मामलात भी ज़ाहिर साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन आवाम को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? क्यों पार्टीज इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं? अच्छा सुमेरा मिर्ज़ा, बात बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। गुजारिश ये है कि जहाँ पे जलसा होना चाहिए था, जुलूस होना चाहिए था, नारे लगने चाहिए थे, पार्टी तराने होने चाहिए थे, मीडिया पे एक भरपूर कैंपेन नजर आनी चाहिए थी, बिल्कुल, और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में इश्तहारात की भरमार होनी चाहिए exactly. मगर उसकी जगह अभी तक पकड़ दकड़ है, केसेस हैं, तो कोई माहौल फराहम नहीं किया जा रहा जहां से भी फराहम होना है। अच्छा ठीक है। कोई अवामी जमहूरी सियासी माहौल फराहम नहीं हो रहा, इसीलिए लोग बार बार अभी तक सवाल करते हैं। हम जब बाहर जाते हैं लोग पूछते हैं, सियासतदानों से भी पूछते हैं, हम जो है अहले सहाफत, हमसे भी पूछा जाता है कि जी इलेक्शन होंगे। हम कहते हैं हाँ जी डेट तो आई हुई है, तो वो अगला सवाल करता है जी कोई रंग रूप नहीं नजर आ रहा। तो वो जो रंग रूप है वो नहीं, मुझे याद है मैंने अभी 77 के इलेक्शन की मिसाल दी जी जी। तो वो बड़ा ये जो कौमी थाद वाले थे ये भी बड़े जो शीले थे, 9 जमातें थी, और मुझे याद है कि वो पीपल्स पार्टी वाले नारा लगाते थे कि 9 सितारे चांदी दे, सारे पुत्र गांधी दे। अच्छा बड़ा एक उनका नारा पॉपुलर वही ना, सियासी नारेबाजी और बैनर्स लगाना और ये वो सब कुछ वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन का माहौल तो नजर नहीं आ रहा, ठंडा है। यहाँ तो फिर सर्दी की जो औस है वो सारी इलेक्शन नहीं पहले भी माजी में भी सर्दियों में इलेक्शन, लेकिन सियासी पार्टीज और जो ये जो वोटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, वो कहाँ मौसम को देखते हैं। शदीद गर्मियों में इलेक्शन, नोखे साहब आपको याद होगा लास्ट जो हमारा इलेक्शन वो बहुत शदीद गर्मी थी। जो गर्मियां है ना उसमें लोग बाहर निकलते हैं ताज़ा हवा के लिए ना, बाहर निकलते हैं, घर छोटे हैं, ज्यादातर लोग, जाहिर बात है जितने हमारे माशी हालात हैं उसके मुताबिक लोग, वो भी बात ठीक है। अच्छा, तो फिर 8 फरवरी को भी तो बहुत सर्दी होगी, फिर हम ये कह सकते हैं टर्नओवर कम होगा। 8 फरवरी थोड़ा थोड़ा बाहर के करीब मौसम ठीक हो गया, वेदर चेंज हो जाएगा। और 8 फरवरी धुंध का मौसम नहीं होता, ठीक है। 8 फरवरी कोहरे का मौसम नहीं होता, स्मोक का मौसम नहीं होता, धूप निकल आती है, ठीक, सही हो गया। तो सर्दी और गर्मी मिक्स होकर खूबसूरत सा माहौल, मौसम अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये ठीक बात हुई है कि सर्दी जो है इस वक्त कितनी सर्दी पड़ रही है, यानी आप अंदाजा लगाएं, अभी आप प्रोग्राम से पहले ऑफिस में बैठे, लेकिन कोई एक्टिविटी तो नजर आए, कोई एक्टिविटी तो नजर आए ना, बिल्कुल। अच्छा नोखे साहब, इलेक्शन कमीशन ने सर्विस भी जो है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, हालांकि ये तमाम चैनल्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है, हम देखते हैं लोग लोग इसको बड़े शौक से देखते हैं। रीजन क्या समझते हैं आप इसके? रीजन इसकी ये है कि तमाम चैनल्स का ये रेटिंग वाला प्रोग्राम तो होता है जी जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सर्वेस्ड बायस्ड होते हैं। ओके ठीक है, ओके। जिस चैनल का जो मिजाज है वो उस चैनल अपने, मतलब मैं 20 लोगों के पास गया हूं, लेट्स सपोज, और 20 लोगों में से 15 ने एक पार्टी की बात की है, 15 ने दूसरी पार्टी की बात की है, ठीक है, तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता चला है कि जी बराबर काम हो गया और मैं सिर्फ उसी का स्लॉट चला रहा हूं जिसने मेरे हक में बात की है, तो बायस्ड हो गए ना। इस तरह तो फिर बाकी प्रोग्राम्स के ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं। हाँ, उठ सकते हैं, बिल्कुल उठने चाहिए, बिल्कुल उठने चाहिए, बिल्कुल। मैं आपको मिसाल देता हूं, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें बरलास साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा उसके खिलाफ पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, और आप दरमियान में न्यूट्रल है, ठीक है, एक बैलेंस हो जाता है दोनों, अगरचे नहीं है लेकिन चलो कह लेते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा चलें, ये मैंने वैसे ही एक जोक किया। अच्छा, तो ये बैलेंस हो गया ना, ठीक है। ये बैलेंस, आप सर्वे करने वाले जो लोग हैं, जो सहाफी हैं, वो बायस्ड हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, उनकी एफिलिएशन है पार्टीज के साथ। ये कैसे मुमकिन है कि वो कहीं जाके सर्वे करें और उससे हमें राय ठीक मिल जाए? अच्छा, चैनल्स की भी अपनी पॉलिसीज होती हैं,
ठीक है, चैनल की अपनी पॉलिसीज होती है, हर चैनल बिल्कुल, की बिल्कुल, है, किसी एक की नहीं, हर एक की है। ऐसा ही। और वो उस पॉलिसीज के मुताबिक जब वो सर्वे कराएंगे तो राय आमा पे असरअंदाज हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए। एक जगह पे 20 बंदे पार्टी अलिफ के साथ है और मुझे चैनल बता रहा है कि वो 20 बंदे पार्टी बे के साथ है। तो मैं अगर उस हल्के का हूं तो हो सकता है मेरा मिजाज बन जाए कि यार अगर बे नहीं जीतना है तो मैं अलिफ को वोट दे के अपना क्यों वोट जाया करूं। तो इस वक्त लेकिन मुझे इख्तलाफ है इस बात से। जी, छोटा सा इख्तलाफ ये है कि देखिए, आप सुबह एक रिपोर्टर भेजें लाहौर शहर में, हाँ जी, और वो पीपल्स पार्टी का रिपोर्टर हो, बाइस्ड हो, उससे सर्वे कराएं लाहौर के किसी हल्के का, मैं देखता हूं वो कैसे वहां से पीपल्स पार्टी जितवाता है। लेकिन अच्छा, लेकिन हम दो मकबूल, मैं सुमेरा बताऊं इसमें पता क्या है, क्योंकि पंजाब की बात हो रही है, हाँ मेन जी, ये ऐसे ही है जैसे पार्टीज की बात होगी, है जैसे आप कहें सिंध में आप भेजें किसी को, हाँ जी, और वो वहां पे जाके ना आईपीपी की बात, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, तो वहां कहां मिलने आप? नहीं तो आईपीपी की ये भी बाइस्ड होने की निशानी है बाय द वे सुमेरा, हाँ ये भी बाइस्ड होने की निशानी है कि आप ऐसे हल्के में रिपोर्टर को भेजें जहां पे उस पार्टी का वोटर नहीं, आपको पता है वहां पे नहीं मिलेगा, तो खुल के वहां पे सर्वे कर लें। नहीं तो आवाम तक तो आना चाहिए ना। का वोटर आप सिंध में ढूंढने जाएंगे तो बाइस्ड होगे ना। एक बात सुने, चले पंजाब में मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे पुरानी बात याद आ गई है। अच्छा, हमारे यूसुफ बेग मिर्जा साहब कहते हैं कि पुरानी मिसालें लाजमी देनी चाहिए। जी जी। अच्छा, मैं आपको ना यही मिसाल देता हूँ 70 के इलेक्शन की। उस वक्त सारा मीडिया मुस्लिम लीग कर रहा था जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी की कोई खबर नहीं छापता था, सिर्फ यही अखबारात ही होते थे ना उस वक्त, या कोई मैगजीन हो गया। तो एक मैगजीन था नज़ीर नाजी साहब का, ठीक है, वो पीपल्स पार्टी की खबर छापता था और वो कोई 15 रोज़ा था। तो 15 रोज बाद कहीं पीपल्स पार्टी की खबर उस छोटे से मैगजीन में नजर आती थी। ठीक है। जितने रोजनामे थे उसमें पीपल्स पार्टी का जिक्र ही नहीं था। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो उसमें आप देखिए, साहिवाल से एक जागीरदार राणा खालकदाद खान, उन्होंने कहा अपने दोस्तों में कि यार मैंने तो मुस्लिम लीग से ही इलेक्शन लड़ना है, मुस्लिम लीग का टिकट मेरे पास है, लेकिन ये कोई नई पार्टी सुना है को आई है, अच्छा। पीपल्स पार्टी, तो मैंने अपने मुंशी नूर मोहम्मद सुखेरा को टिकट लेके दे दिया है, वो घर पे रख दिया टिकट। अच्छा, ठीक है। मेरा मुखालिफ कोई ना ले सके। अच्छा, जब इलेक्शन हुआ, कंपेन राणा साहब की बड़ी जबरदस्त, सुखेरे बेचारे की कंपेन क्या होनी थी, तो मुंशी था उनका राणा साहब का। बिल्कुल सही है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो नूर मोहम्मद सुखेरा 40,000 की लीड से ओह माय गॉड। तो कहाँ गई वो मीडिया मुहिम? बिल्कुल सही। नहीं, या फिर तो कोई नाम या फिर 2018 का जो इलेक्शन सर्वे था उसमें भी हमने देखा पीटीआई की बहुत ज्यादा मकबूलियत थी। बहुत से सर्वेज जो हैं वो अभी तक मकबूल हैं और जबान ज़द-ए-आम भी हैं। तो इलेक्शन कमीशन कहीं इस बात से तो नहीं डर गई नोखेज़? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, ये भी आया कि आप 1 घंटे, मेरा ख्याल 1 घंटे का टाइम दिया कि उस 2 घंटे या 1 घंटे आप नताइज नशर नहीं कर सकते। जी जी, 1 घंटे या 2 घंटे तक। बिल्कुल सही। तो हमारे तो दौड़ लगी हुई होती है ना चैनल्स की, और ये चैनल्स चाहते हैं गैर हतमी, गैर सरकारी। ठीक है ना। अच्छा, ये जो कहना कि जी उस वक्त चूंकि मीडिया नहीं था, मैंने वो दौर भुगता हुआ है बाय द वे सुमेरा। मैंने उस दौर में नवाए वक्त नहीं, नवाए मुल्तान एक अखबार होता था, ठीक हो गया, लोकल सा अखबार था, और मैंने वहां पे उस वक्त उसकी कॉपियां जब आती थी छप के, ज़ियाउल हक के दौर की बात कर रहा हूँ, पेस्टेड कॉपियां मैंने अखबार पेस्ट किया हुआ हाथों से, कंपोजिंग की हुई है, उसकी उसके लेथों के उसके रिवर्स निकाले हुए हैं, ठीक है। और उस अखबार, वो जो पेस्ट शुदा अखबार होता था जिसको पेस्टिंग हम कहते हैं, वो जाता था अखबार एक जगह पे, और वहां से जो खबर नहीं पसंद होती थी वो काट देते थे, खाली सफे छपते थे अखबार के, यानी उस जगह तो खबर ही नहीं होती। अच्छा, नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, उस दौर में तो मीडिया वो था ना, ठीक है, कंट्रोल मीडिया। अब आपके पास है सोशल मीडिया। एग्जैक्टली, आपके पास सोशल मीडिया है ना। सोशल मीडिया पे हम इतना बड़ा जलसा कर लिया, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, इतना सारा कुछ है, मीडिया तो आपको। चलिए, इलेक्शन कमीशन ने मेन स्ट्रीम मीडिया को मना किया ना, सोशल मीडिया पे देख लेंगे हमने, जिसने भी सर्वे देखना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मना किया है, और मेरा ख्याल है प्रिंट मीडिया का। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करें, बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो लाहौर में डेरे लगा लिए हैं। आते ही उन्होंने बड़ी दबंग बातें की हैं मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी, और उन्होंने ये कहा है कि मेरे मुकाबले में कौन आएगा। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं जी कि अवाम से हमने 10 वादे किए हैं और वो 10 वादे हम पूरे करेंगे, और ये
तकरीबन सारे वही वादे हैं जो हर पार्टी अपने मंशूर में शामिल कर लेती है। और रोटी कपड़ा और मकान के अलावा उन्होंने ये कहा है कि जी 30 लाख घर बनाने हैं, सेहत कार्ड मुतारिफ कराएंगे, किसान कार्ड मुतारिफ कराएंगे, मजदूर कार्ड जो है वो हम लाना चाहते हैं। फिर उन्होंने उस दिन भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि 300 यूनिट जो है वो फ्री बिजली देना चाहते हैं सोलर एनर्जी के। तो ये बात भी हमें समझ नहीं आती कि आप सोलर एनर्जी के थ्रू 300 यूनिट जो है वो किस तरह फ्री बिजली देना चाहते हैं। लेकिन जो बात यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नोखे साहब और बड़लास साहब, वो ये कह रहे हैं कि लाहौर में पीटीआई और नून लीग से मेरा मुकाबला कौन करेगा। बड़लास साहब, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब इनको अपने ओपोनेंट नहीं समझ रहे? मेरा ख्याल है बिलावल साहब जो है ना, एक तो चूंकि वो बड़े कम उम्र हैं, वो मुमकिन है खुशामदियों के और ये चैलेंज होते हैं ना, इनका बड़ा एक खास रंग होता है। और वो आके कहें कि ਤੁਹਾਡਾ मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता, तुसी शहीद भुट्टो दे नवासे, तुसी बेनज़ीर शहीद दे पुत्र। आप पीपल्स पार्टी देखिए, मैं एक बात अर्ली 90s की करूं, उसमें देखिए जहांगीर बदर होते थे पंजाब के सदर जी जी, और असलम गिल साहब लाहौर के सदर होते थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी इतनी होती थी कि जब भुट्टो साहब की सालगिरह होती थी या बेनज़ीर भुट्टो की, तो सुबह से केक कटना शुरू होते थे और रात का जो था, आप देखिए कि मैं पूछता था कभी जहांगीर बदर साहब से कि बदर साहब हुण ओ यार उत्थे हुण 12:30 बजे हले रात, अगली रात हो जाती सी, कैंची चुंगी जाना उत्थे केक कटना, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी रफ्ता रफ्ता इतनी कमज़ोर हुई इस शहर में कि अब पीपल्स पार्टी एक जो तकरीब अपने दफ्तर में करती है वहां भी बंदे पूरे करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल तो बिलावल साहब कौन से ख्वाब देख रहे हैं? मेरा ख्याल है उन्होंने ख्वाब देखा है कि पीटीआई या नून लीग से कौन मुकाबला करेगा। अच्छी बात है, खुश हो जाएं जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा। जिस दिन इलेक्शन होगा बिलावल साहब की जमानत लाहौर से जब्त हो जाएगी और उन्हें समझ आ जाएगी कि कौन से खुश आमदी थे जो उनको कहते थे उनको ये मशवरा दे रहे थे आप जीत जाएंगे। हाँ, एक वो रस्म ठीक है पूरी कर रहे हैं कि उनके दावे कर रहे हैं, उनके जो इलेक्शन में किए जाते लाहौर से लड़ा, पीपल्स पार्टी लाहौर से बनी, ये दुरुस्त है। उनकी वालदा ने इलेक्शन लड़ा, चले मान लेते हैं। लेकिन ये कहना कि लाहौर में मेरा मुकाबला कोई नहीं करेगा, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी लाहौर में इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी का मुकाबला कर सके। अच्छा नोखे साहब, उन्होंने एक लाइन कही है, उन्होंने कहा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लड़काना से आके मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ ले। ये तो वो फिर इसी बात की नफी कर रहे हैं ना कि खुद भी वो यहाँ आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इनका हाल भी वही होगा ना जो वो नवाज शरीफ साहब का सोच रहे हैं लड़काना में। अच्छा, मुझे हंसी इस बात पे आती है कि वो टिल का जोर लगा रहे हैं कि मेरी किसी बात का कोई जवाब तो आए, कोई आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा। यानी यूं लग रहा है जैसे वो घरों में नहीं होता कि वो एक बच्चा जो है वो बोलता जा रहा है तो माँ बाप कहते हैं छड्डो इनू बोलन दियो, इहदा आदत है बोलना, इसकी आदत है बोलना। अच्छा, ये कहना कि जी वो लाड़काना से फिर लड़े इलेक्शन, और ये पता भी है कि यार ये इस तरह से आपके चैलेंजेस कबूल कोई नहीं करने वाला। ये तो चैलेंज है ना। आपको उठ के कोई मियाँ वाली से कह दे कि बिलावल आओ जरा मियाँ वाली से मेरे साथ इलेक्शन लड़ो, या केपी के से कहते तो आप उठ के चले जाएंगे। दूसरी बात ये कहना, पहले भी मैंने बात की थी कि सोलर वाला जो उन्होंने 300 वाला यूनिट वाला कहा, जी वो इसका मेरे ज़हन में जो उसका हल आया वो शायद उसी तरह सोच रहे हैं कि एक सोलर प्लांट लगेगा जी और वहां बिजली पैदा होगी और वहां से 300 यूनिट दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है 250 घरों को मिलेंगे, 300 घरों को मिलेंगे। सही है। और ये 30 लाख वाली बात है, वो पीछे एक आए थे जो 50 लाख घर कह गए थे। हाँ जी, अब इन्होंने थोड़ा सा 20 लाख कम कर ली है, महंगाई हो गई है ना थोड़ी सी, तो थोड़ा उन्होंने कहा 50 की बजाय 30 कर ले। फिर उन्होंने कमाल का जुमला कहा जी कि मुझे पीपल्स पार्टी जो है वो हर इलेक्शन से पहले मंशूर पेश करती है। जी जी, कितनी कमाल की उन्होंने बात की है कि हर जमात इलेक्शन से पहले मंशूर पेश करती है। और बाय द वे इलेक्शन से पहले जो मंशूर पेश किया जाता है वो आपके पिछले मंशूर में थोड़ी सी तब्दीली की जाती है, वही होता है, वो नया मंशूर नहीं होता, क्योंकि वो दावे वादे तो पूरे ही नहीं किए जाते। एक बात सुन ले जी, मुझे बात याद आ गई कि या तो आप बिलावल साहब बहुत बड़े डिबेटर हो कि आप मंजर को बदलना जानते हो या बदल सकते हो। आपके नाना बहुत बड़े डिबेटर थे, ठीक है। इसी शहर लाहौर में जावेद हाशमी मंजर को बदलते रहे। अच्छा, मुझे एक इलेक्शन जो नहीं हुआ था ना 90 रोज के वादे पे ज़ियाउल हक के दौर में, उसमें भुट्टो साहब ने एक कमाल ये किया कि मुफ्ती महमूद के मुकाबले में मोहसिन नकवी को टिकट दे दिया। अच्छा, मोहसिन नकवी शायर और जाकर
वो ऐसी तकरीरें करते थे कि मुफ्ती साहब जो है ना, उन्होंने कहा शाहलाग साहब मेरे वो पीटते थे कि भुट्टो ने मेरे मुकाबले में किसको टिकट दे दिया, लोग उसकी केस्टें सुनते हैं बाजारों में, मेरी तकरीर ही कोई नहीं सुनने आता। तो या तो बिलावल साहब आप इतने बड़े डिबेटर हो कि आप सारा आपकी तकरीर जो है वो इम्पैक्ट कर सके। खैर वो तो ये भी कह रहे हैं कि जी सीसी की जो मीटिंग है उसमें मुझे वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया, तो हम एक जो एक सीट हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारे इलाके में ना एक दफा इलेक्शन, दिलचस्प बात है, तो वो इलेक्शन हुआ ना, तो एक साहब थे वो खड़े हुए काउंसलर के इलेक्शन के लिए, तो हार गए। अच्छा, अब हार गए तो मुझसे मिले वो, मैंने कहा जी बड़ा अफसोस हुआ। कहने लगे नहीं नहीं वो कोई ऐसी बात नहीं, मोहल्ले वालों ने कहा है कि आप ही हमारे काउंसलर, आप ही हमारे काउंसलर। अच्छा, मैंने कहा यानी कागज वगैरह तस्दीक करानी हो, काम हो तो वो असली काउंसलर के पास जाना है, अदरवाइज आप ही काउंसलर है। अदरवाइज आप तो वो मोहल्ले में कोई हार जाए ना या इलाके में कोई हार जाए तो अगले फिर तसल्ली देने के लिए तुसी हो साढ़े। मुझे प्रोग्राम की एंडिंग है और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि इसको ये जो आपने मुझे किस्सा सुनाया ना नुक़ैस साहब, ये 2018 के इलेक्शन के बाद की मुझे एक बात याद आ गई है कि कह रहे थे कि हमारा वजीर आजम जो है वो तो मियां नवाज शरीफ ही है। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, ये किसी का जैसे आप कह रहे हैं ना, अब भी तो कह रहे हैं ना साढ़ा वजीर आजम इमरान खान है। अभी तो इलेक्शन हुए नहीं ना, हो सकता वही हो। ठीक है सर, ब्रेक, बहुत शुक्रिया, बल्कि ब्रेक करनी क्लोजिंग लेनी है। गुले नुक़ैस साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और मजहर बल्ला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।